चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग करने वाले हैं सीएमए इंटर एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन। पहले हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलास को जानेंगे, फॉर्मूला में क्या है, और उसके बाद जितना तुम लोग का सीएमए इंस्टीट्यूट की स्टडी मैटर क्वेश्चन है वो सारा भी सॉल्व करेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर का बेसिक बैकग्राउंड। अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हुआ। जब भी कंपनी को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना है, मान लो एक बिजनेस करना है जो लंबा टाइम तक चलेगा, तो बिजनेस करने के लिए चाहिए सबसे पहले पैसा। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो पैसा भी लॉन्ग टर्म जगह से आना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म पैसा कहां से आता है? बैलेंस शीट को इमेजिन करना, जो बैलेंस शीट के ऊपर ऊपर तीन चार चीज होता है ना, करंट लायबिलिटी के पहले जो आता है वो सारा लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए पैसा ले गए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। और मेरा क्वेश्चन उठता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कौन कौन आता है? सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर। अगला वो किससे ले सकता है? प्रेफरेंस शेयर। अगला किससे ले सकता है? डिबेंचर। और या वो ले सकता है जो खुद वो आज तक जीवन भर कमाया है, जो पैसा इकट्ठा किया है उस पैसे को यूज कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जो भी पैसे को यूज कर रहा है, जैसे मान लो ये इक्विटी शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, और तुम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब जिससे भी पैसा लेंगे वो पैसा तभी देगा जब उसके अगेंस्ट उसको कुछ चाहिएगा। तो मेरे को निकालना क्या है? इक्विटी वाले से पैसा लेने पे मेरा खर्चा क्या, मेरा मतलब कंपनी का। प्रेफरेंस वाले से पैसा लिए मेरा कॉस्ट क्या लगेगा, डिबेंचर वाले से लिए क्या लगेगा, और अगर रिटेन अर्निंग्स को यूज किए कॉस्ट क्या लगेगा। और एक बार हम लोग ये चारों कैलकुलेशन करना सीख गए, फिर चारों का जब एवरेज निकालेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? सबसे पैसा लेने का ओवरऑल खर्चा क्या लगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? केडी। ये बस खाली सुनते हुए चलना आराम से, फिर जो क्वेश्चन हो तुम लोग अपने आप करना। अब देखो डिबेंचर होता है दो तरीका का। पहले वाले को बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर, अगले वाले को बोलते हैं रिडीमेबल। नाम है इररिडीमेबल, अगला है रिडीमेबल। इसका दो तीन की फीचर। पहला बात, जब भी हम लोग डिबेंचर्स को इशू करते हैं वो आइदर हम लोग कर सकते हैं एट पार, या कर सकते हैं प्रीमियम, या कर सकते हैं डिस्काउंट। पहला बात। मेरा बात नंबर दो, जब भी हम लोग कहीं से भी पैसा रेस करते हैं तो पैसा को रेस करने के लिए कुछ खर्चा लगता है। जैसे मान लो एग्जांपल तुम लोग तो पढ़ा हुआ होगा लॉ में, प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है। अगला अंडरराइटर का कमीशन लगता है, अगला थोड़ा ब्रोकरेज लगता है। यानी जितना भी पैसा इशू करके मिला इवेंचुअली मेरे को पूरा मिला नहीं। जैसे ही आया मेरा थोड़ा बहुत ये अंडरराइटर कमीशन ले जाएगी, ये प्रोस्पेक्टिव प्रिंटर है हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट ले जाएगी। यानी जितना पैसा मिला उसमें थोड़ा माइनस हो जाएगा। पता है क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कब लगता है? इशू करने के टाइम। तो इशू करने वाला बात हो गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, डिबेंचर वालों से पैसा लिए, तुम लोग बताओ, अगर डिबेंचर वालों से पैसा लिए इसके अगेंस्ट मेरे को हर साल क्या देना पड़ेगा? डिबेंचर एक तरह का लोन है तो मेरे को हर साल इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अब एक बात, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मान लो फेस वैल्यू है 100 रुपया, और मान लो इशू किए थे 105 रुपए में। तुम लोग बताओ जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किस पर कैलकुलेट होगा? जितना मैं इशू किए उस पे, या जो फेस वैल्यू है उस पे? जो मेरा इंटरेस्ट है ये हम लोग हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे। ये दूसरा बात। एक आखिरी बात, इररिडीमेबल डिबेंचर को कभी जीवन में वापस से पैसा नहीं देना। नाम है इररिडीमेबल, रिडीम मत कर, यानी पैसा ले ले जीवन भर इसको इंटरेस्ट देते चल। और अगला है रिडीमेबल, नाम खुद बता रहा है रिडीम करो। रिडीम का मतलब क्या होता है? रिपे करो। और रिपे कब करो वो टाइम पीरियड क्वेश्चन बताएगा। 5 साल बाद दो, 10 साल बाद दो, 15 साल बाद दो, 20 साल बाद दो। अब जब भी रिडीम करेंगे तो वापस से रिडीम कर सकते हैं आइदर एट पार, या कर सकते हैं प्रीमियम, या कर सकते हैं डिस्काउंट। ठीक, यहां रिडीम नहीं करना और यहां पे रिडीम करना है। डन। अब बस एक आखिरी बात, एक बार ना जो लेवरेज चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट पढ़े थे, एक बार उसको याद करना। कोई मेरे को बताएगा उसका फॉर्मेट क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। बस आगे मेरे को नहीं जानना। डिबेंचर वालों को क्या देना है? इंटरेस्ट। अब जरा देखो, इंटरेस्ट मेरा टैक्स देने के पहले आया था, यानी अगर इंटरेस्ट टैक्स देने के पहले आया था तो जैसे ही इंटरेस्ट आएगा ये मेरा प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देगा। पता है प्रॉफिट कम होना बुरा तो है, पर यकीन मानो उतना भी नहीं।
पता है कारण क्या है? थोड़ा बुद्धि लगाओ। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो पता है जो हमको टैक्स देना है ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। यानी जब भी किसी इंसान को हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, मान लो हम इंटरेस्ट पे किया 50 रुपया, तो भैया 50 तो गया, पर 50 रुपए जाने के साथ साथ मेरा प्रॉफिट भी तो 50 से कम हो गया। और अगर प्रॉफिट 50 से कम हुआ तो मेरा टैक्स भी तो बचेगा। मान लो मेरा टैक्स रेट है 30%, तो 50 गया, बिल्कुल गया, पर 30% ये टैक्स बचाया है, तो 50 का 30% मतलब कितना होता है? 15। यानी मेरा नेट पे खर्चा लगा 50, पर 15 बच गया, तो इफेक्टिवली पता है क्या लगा? 35। तो डिवेंचर रिलेटेड मेरा सारा का सारा बात हो गया। क्वेश्चन उठता है फॉर्मूला क्या? इररिडीमेबल का फॉर्मूला होता है, आप तो डिवेंचर होल्डर को हर साल क्या देना है? इंटरेस्ट। अब जैसे इंटरेस्ट देंगे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा कम, और जैसे ही प्रॉफिट कम होगा मेरा टैक्स बचेगा ना, तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक। और डिवाइडेड बाय कितना पैसा पाके इशू करके क्या मिला? इशू करके क्या मिला उसको बोलते हैं एनपी। पता है एनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट प्रोसीड। और जब इशू करते हैं वो आइदर होगा पार, प्रीमियम, डिस्काउंट जो बोलेगा, और जैसे इशू करेगा थोड़ा फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा तो नेट में पैसा कम मिलेगा। तो ये आया मेरा कुल मिला के पूरा का पूरा फॉर्मूला। डन। रिडीमेबल वाला का फॉर्मूला थोड़ा भयानक है, घबराना मत, हिम्मत से काम लेंगे। क्वेश्चन उठता है इसका केडी का फॉर्मूला क्या है? इसको भी हर साल इंटरेस्ट देना है, टैक्स बचाएगा, पर पता है जब रिडीम करना या रिपे करना है तो इसके आखिरी साल में थोड़ा रिडीम करने का पैसा लगेगा, उसको पता है क्या बोलते हैं? आरवी। आरवी रिडीमेबल वैल्यू माइनस करेंगे एनपी। एनपी माने नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। ठीक। तो देखो अब हम लोग को अगला क्वेश्चन उठता है एग्जाम में, कैसे पता चलेगा ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल? अगर बाई चांस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दे दे, अगर नंबर ऑफ ईयर्स दे दे तब ऑब्वियस बात है रिपे करना है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियस बात है वो इरिडीमेबल है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक। एक बार बस शॉर्ट में दोहराना, इंटरेस्ट हम लोग क्या चीज पे कैलकुलेट करते हैं? नहीं, डिवेंचर्स पे तो करते हैं। जितना मैं इशू किया उस पे या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू। ये टी क्या है? मान लो टैक्स रेट हम बोले 40%, तो यहां पर हम 40 लिख दे तो क्या लिखेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 100.4। ये एनपी क्या है? नेट प्रोसीड माने क्या? कब का पैसा? जब रिडीम कर रहे हैं तब का या जब इशू कर रहे हैं तब का? नेट प्रोसीड माने एट द टाइम ऑफ इशू क्या मिला, इशू करके क्या मिला। नेट प्रोसीड माने इशू करके क्या मिला, और इशू आइदर करते हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और एक और खर्चा लगता था इशू करने के टाइम, वो क्या लगता था? फ्लोटेशन कॉस्ट। और ये यहां पे बाकी सारा फॉर्मूला तो सेम आया, बस खाली एक आरवी नया चीज आ गया। आरवी क्या है? रिडीमेबल वैल्यू, यानी रिडीम करने का वैल्यू क्या है? रिडीम भी कर सकते हैं आइदर पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में। नॉर्मल बात। अब तुम लोग ना मेरे को एक नंबर कैलकुलेट करके बताओ। हाँ ठीक है, ये सब बेसिक सिखाओ मत। इंटरेस्ट को पेमेंट करते हैं फेस वैल्यू पे, इंपैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट सब डिस्कस हो गया। चलो अब ना तुम लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को, तुम लोग फटाफट क्वेश्चन लिखना नहीं है, बस खाली सॉल्व करके दिखाना। मान लो हम बोलने जा रहे हैं डिबेंचर्स के बारे में। फेस वैल्यू है ₹10,000, इंटरेस्ट रेट है 8%, टैक्स रेट है 30%, इशू किए थे एट प्रीमियम ऑफ 12%, फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया 7%। बहुत सारा हम कहानी कर दिया। स्टेप बाय स्टेप सोचना। पहले तुम लोग ये बताओ ये क्या चीज का फॉर्मूला है? इररिडीमेबल या रिडीमेबल? कैसे पता चला? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया। अब पहले मेरे को फॉर्मूला में चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं? फेस वैल्यू। आज जरा देखो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। तो अगर 10,000 का 8% निकालेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 800। लिख दिया 800 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है? 30%। 30% मतलब 0.3 डिवाइडेड बाय, अब मेरे को जो अच्छा वाला नंबर कैलकुलेट करना है कि इश्यू करके क्या मिला। थोड़ा बुद्धि लगाओ, 10,000 रुपए के डिवेंचर को
12% प्रीमियम में इशू किए। प्रीमियम मतलब क्या, मेरे को पैसा ज्यादा मिला या कम मिला, ज्यादा या कम, प्रीमियम में इशू किए। तुम कम बोली ना, कोई कम बोला ना, वो सब ज्यादा ही बोला था। अच्छा, तो 10,000 में 12% एक बार ऐड करो कैलकुलेटर में। 10,000 में एक बार 12% ऐड करो, देखो कितना आ जाएगा। आई थिंक ये आने वाला है, मेरा मेंटल मैथ्स क्या है, 11,200। ठीक, अब 11,200 मिला, पर इशू करने के टाइम जैसे ही पैसा मिलता है साथ साथ में ये प्रिंटिंग कॉस्ट ले जाएगी, ये अंडरराइटर कमीशन ले जाएगी। तो 11,200 मिला, पर उसका 7% गया, तो 100, मान लो 100 मिलता तो 100 में 7 गया, मतलब 93 बचा। तो पता है यहां पे क्या लिखेगा, 10,000 की जगह 100 की जगह 12 ज्यादा मिला, तो 112%। अब जैसे ही इतना रुपया मिला, उसका 7% गया, तो 100 में 7 गया, मतलब क्या बचेगा, 93%। परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक, एक बार अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, न्यूमरेटर में आएगा 800 इंटू 0.7, 800 इंटू 0.7 होता है 560, डिवाइडेड बाय, ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेगा 10,000 परसेंटेज के लिए इंटू 100। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये आने वाला है 5.38%। आया ना ये वाला नंबर, पक्का है ना। ये हम लोग बात किए थे इररिडीमेबल का। अब हम चाहेंगे एक नंबर आप लोग कैलकुलेट करें रिडीमेबल का। बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम, खाली में यहां पे लिख रहा है रिडीम होने वाला है आफ्टर 5 इयर्स। तो देखो जैसी नंबर ऑफ इयर्स आया, इसका मतलब रिडीमेबल हो गया एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो देखो मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी निकालना हो गया था, नेट प्रोसीड ऑलरेडी निकालना हुआ था, नंबर ऑफ इयर्स आ गया है 5, टैक्स रेट पता है, खाली मेरे को जानना है रिडीम कितने रुपए में किए। तो देखो मेरा 10,000 रुपए का डिवेंचर था, 5 साल बाद रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम में, यानी 10,000 की जगह जब रीपे करेंगे 10,000 में 20% ज्यादा देंगे। तो 10,000 में अगर हम लोग 20% को जोड़े तो कितना हो जाता है 12,000, और बाकी सारा नंबर्स निकाला हुआ था, खाली वैल्यू पुट कर देना। तुम लोग सुनो ना, एक मेरे को बिना देखे फॉर्मूला बताएगा। फॉर्मूला क्या था भयानक वाला, केडी का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 परसेंटेज के रेट टू 100। इंटरेस्ट कितना निकाले थे, 10,000 का 8%, 800 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना था 30%। खाली अब देखेंगे रिडीम करने के समय क्या दिए। 10,000 रुपए का डिवेंचर था, 20% प्रीमियम में रिडीम करना है, तो 10,000 की जगह क्या देने वाले हैं 12,000 माइनस नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशू करके क्या मिला। तो इशू करके क्या मिला, खाली एक चीज देखो कितना में इशू किए और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था। ये हम लोग कैलकुलेट किए थे ना अभी जस्ट कुछ देर पहले। 10,000 की चीज को इशू किए थे 12% प्रीमियम में, यानी 11,200 मिला था, पर जैसे ये रुपया आया था इसका 7% चला गया था, तो 100 में 7 गया, मतलब क्या बचा था 93। हम लोग कितना निकाला था 11,200 का 93%, 10416, और डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स वो है 5, होल डिवाइडेड बाय आरवी 12,000 था, एनपी 10,416 था, डिवाइडेड बाय 2 परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें। सबसे पहले इतना वैल्यू 560 प्लस, अब दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 316.8 शायद, है ना। कोई डाउट है, ये तो मेरे को ऐसे घूर के देखा। अगला डिनोमिनेटर में 12,000 प्लस 10,416 डिवाइडेड बाय 2, कितना बोला 11208 परसेंटेज के लिए इंटू 100। सही है ना यहां तक।
अब 10 प्लस 10 करते हैं, डिवाइड बाय 11208 इंटू 100। एक बार मेरे को फाइनल आंसर बताएगा कितना आएगा? 7.82%। ठीक, तो ये हम लोग बात किए किस चीज का? बात किए डिवेंचर का। तो मेरा एक फॉर्मूला था, अगर सिंपल वाला रहा तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी बाय नेट प्रोसीड, अगर नंबर ऑफ ईयर्स आया तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। ठीक, मेन कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, फेस वैल्यू पे निकालो, और रिडीमेबल वैल्यू का सीधा देगा पार पे। अच्छा, एक आंसर दो। अगर बाई चांस क्वेश्चन में यह बताया रिडीम करने के टाइम पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट, कुछ ना बोले, बस खाली बोल दिया इसको रिडीम करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे? पार। अब सिमिलरली इशू करने के टाइम कुछ ना बताया किसमें इशू किया, हम लोग क्या मानेंगे? पार। हो सकता है कभी कभी बोलते कि आज के दिन का मार्केट प्राइस क्या है और कुछ नहीं बोला, तो हम लोग ये मानेंगे कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है पक्का उसी में इशू किए होंगे। तो अगर बाई चांस नेट प्रोसीड के बारे में अलग से ना बताए तो मानेंगे जो मार्केट में प्राइस है उसी में इशू किए होंगे। अब एक पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी बताता है, फिर इन दोनों के बेसिस पे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब अगला है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। आपका काम तमाम, डिवेंचर सरल गई, अब आपका बारी है प्रेफरेंस शेयर। तुम लोग आंसर देना। आज जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल क्या देते हैं? जैसे डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दिए थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट को पे करने से टैक्स बचता था, पर ध्यान देना इनकम स्टेटमेंट को याद करते हुए ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी, उसके बाद माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी डिविडेंड को पे करने से टैक्स कुछ नहीं बचता, टैक्स तो ऑलरेडी दे चुके थे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनने वाला है? तुम लोग एक बार अपने ट्राई करेंगे बताने का। जैसे उधर में इंटरेस्ट दिए थे, यहां पे क्या देने वाले हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। वहां पे टैक्स बचा था, यहां पे बचेगा क्या? नहीं, तो इंटू 1 माइनस टी नहीं करेंगे। डिवाइड उधर भी किए थे नेट प्रोसीड, इधर भी करेंगे नेट प्रोसीड्स इंटू 100। नॉर्मल बात। अब कोई मेरे को रिडीमेबल का फॉर्मूला बताएगा, उसको याद करते हुए ये वाला फॉर्मूला। उधर था इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, यहां पर आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 माइनस टी नहीं। प्लस बताओ फैक्टर क्या था? एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। और जैसे आरवीएनपी वहां निकलता था एग्जैक्ट वैसे यहां निकलेगा। रिडीम किसने करना है बता देगा, नहीं बताए पार। इशू करके क्या मिला बता देगा। फ्लोटेशन कॉस्ट उधर भी माइनस करते थे, इधर भी माइनस करेंगे। और वापस से प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग किस पर कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। डन। अब थोड़ा आप लोग के बुक का क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केआरई एंड बैक, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन आपके सामने, बस खाली हम पढ़कर छोड़ देगा। चलो, अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 10,000 डिबेंचर को इशू किया गया, जो हर एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है। देखो इसको करने का ना दो तरीका है। एक, 10,000 डिबेंचर है, हर एक का वैल्यू है 100 रुपया, यानी कुल मिलाकर डिबेंचर का वैल्यू पता है कितना आएगा? 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपया। अब एक ऑप्शन हम लोग सारा कैलकुलेशन 10 लाख पर करें, या अगला ऑप्शन हम लोग सारा कैलकुलेशन 100 रुपए पे करें। दोनों में से जो तरीका करना, दोनों में सेम आंसर आएगा, पर बेटर है ना किस पे करो? 100 रुपए पे। यानी कितना डिबेंचर इशू किया गया वो इररिलेवेंट है। सीधा देखो, हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100, इंटरेस्ट रेट है 10%, इशू किए 10% प्रीमियम में 1 अप्रैल 2018, मैच्योर होने वाला है 1 अप्रैल 2023। बताओ ये इससे तुम लोगों को क्या मिला? ये क्या है, मतलब किस तरह का डिबेंचर है? इर या री? इररिडीमेबल या रिडीमेबल? इररिडीमेबल या रिडीमेबल? देखो 2018 में इशू किया, 2023 में मैच्योर हो रहा है, यानी कितने साल बाद रीपे करना है? 5। तो एन तो यहां पर दिया हुआ है ना 5, मतलब ये क्या है? रिडीमेबल। डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योर, लिख ही दिया था, इतना बैठ के कहानी किया, अगले में लिख भी दिया था। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट। तो रिडीमेबल पहले बड़ा वाला फॉर्मूला लिखना और एक बार वैल्यू पुट करना। यानी डिबेंचर्स कितना है वो इररिलेवेंट है, हर एक डिबेंचर का दाम पता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर दो।
पहले फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। एकदम स्टेप बाय स्टेप। इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया। इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। यानी इंटरेस्ट कितना देंगे 100 का 10% 10 रुपया इंटू 1 माइनस टैक्स रेट वो है 35%, मतलब 35 बाय 100 0.35 इतना हो गया। अब अगला मेरे को लिखना है आरवी, मतलब रिडीम कितना में किए। वो आइदर हो सकता है पार या प्रीमियम या डिस्काउंट। अब बोलता है डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, कितना में रिडीम करेंगे वो नहीं बताया। वो ना बताए तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे पार में। यानी जो 100 रुपए के डिबेंचर है रिडीम भी कितना में करेंगे 100 में। हो गया यहां तक क्लियर है ना यहां तक। अब माइनस करना है एनपी। एनपी का मतलब क्या होता है इशू करके क्या मिला। अब इशू आइदर पार प्रीमियम डिस्काउंट होता है और फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है, दो ही तो चीज होता है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ था 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच को इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी 100 रुपए के डिबेंचर को 10% प्रीमियम में इशू किया था, यानी 100 की जगह 10% ज्यादा मिला था। कितना मिला था 110 पहले निकाले। अब ये 110 में फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो जाना चाहिए। अब देखो फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। अब आप मुस्कुराइए, जब इनको मिसिंग कुछ नहीं मिलता ना ये हंसने लग जाती है। तो देखो यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं मिला है, यानी इवेंचुअली मेरे को इश्यू करके 110 ही बचा। तो यहां लिखे 110 डिवाइडेड बाय एन। 2018 का चीज 2023 में रिडीम हो रहा है 5 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 बाय 2 इंटू 100। ठीक है ना यहां तक। कैलकुलेट करें 10 इंटू 0.65 6.5। तुम लोग अगला वाला भी गलती करेगा। 100 माइनस 110 बताओ क्या होता है -10 डिवाइडेड बाय 5 बताओ क्या होता है -2। तो यहां पे +2 मत कर देना, ये वैल्यू चल रहा है माइनस में, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा -2। गलती हुआ था ना हुआ था हम मान रहे हुआ था। 100 प्लस 110 210 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 105 परसेंटेज के लिए इंटू 100। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6.5 माइनस 2 4.5 कितना बोला 4.28 या 29 जो मन चाहे लिख देना। 1 मिनट आया ना यहां तक। एक बार करण कैलकुलेट कर रहे हैं, करण आप आराम से कैलकुलेट करो, कोई हड़बड़ी नहीं है लाइफ में। पक्का है ना। कहीं पे भी डाउट हो आराम से पूछ लो। इनको डाउट है पूछना पड़ेगा। चलो हमारा क्वेश्चन 1 पक्का डन है। अब हम चाहेगा ना एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कंपनी ने इशू किया 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो भाई कितना डिबेंचर इशू किया मेरे को नहीं जानना, हर डिबेंचर का दाम 100 रुपया ना, मेरा काम हो गया। ऑन 1 अप्रैल 2018 और ये मेच्योर होगा 1 अप्रैल 2023, यानी इसको रीपे करना पड़ेगा 5 साल बाद। अब जब रीपे करना पड़ेगा मतलब वापस से रिडीमेबल हो गया, जहां पे एन कितना आ जाएगा 5 साल। ठीक। द कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट। कंपनी को जानना है कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट यानी केडी क्या है। द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 80। अब आज के दिन कितना में इशू किया वो नहीं बताया, पर बोल दिया आज के दिन मार्केट में प्राइस 80 चल रहा है। अब जब मार्केट में प्राइस 80 चल रहा है तो 100 रुपए के डिबेंचर को हमको मार्केट प्राइस पे इशू करना पड़ेगा। तो यानी इशू करके मेरे को क्या मिल रहा है जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कितना है 80। तो मेरा नेट प्रोसीड्स क्या आ जाएगा 80। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग 35% टैक्स रेट। तो पहले फॉर्मूला लिखा, सारा वैल्यूज पुट करना। साची ऐसे कैसे नाम साची
साक्षी बुरी वाली। चलो अभी काम करेगा, जरा वैल्यू पुट करें। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू पे, तो 100 रुपए का 10% पता है कितना होता है? 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, वो है 35%। रिडीम कितना में करेंगे नहीं बताया, हम लोग मानेंगे पार। यानी 100 रुपए के डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं 100 में। अब इशू कितना में कर रहे हैं उसको बताना चाहिए था, नहीं बताया तो हम लोग मानेंगे जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी में इशू किए। तो मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 80 डिवाइडेड बाय एन कितना है? 5 होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। सही है। एक बार कैलकुलेट करें, 10 इंटू 0.65 क्या होता है? 6.5। 100 माइनस 80 क्या होता है? 20 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 4। नीचे में 100 प्लस 80 बाय 2 क्या होता है? 90 इंटू 100। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ये आने वाला है कितना बोला? 11.67%। सही है ना यहां तक? पक्का? ठीक है ना करण? पक्का ना? चलो अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 थोड़ा अलग टाइप का है, बहुत अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, जरा पढ़े कैसा है। देखो, एक कंपनी इशू किया है 10,000 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर। कोई मेरे को देगा कन्वर्टेबल का मतलब क्या? वेरी गुड। यानी जनरली हम लोग रिडीमेबल में क्या करते हैं, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको डिबेंचर वाले को पैसा लौटाते हैं, या फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद पैसा नहीं लौटाएंगे, उसकी जगह इक्विटी शेयर पकड़ा देंगे। तो यानी जिस दिन रिडीम करना है पहले कैश देते थे, अब की बार कैश की जगह इक्विटी शेयर देंगे। तो पहले रिडीमेबल वैल्यू में ये लिखते थे कितना कैश देने वाले हैं, अब हम लोग लिखेंगे रिडीमेबल वैल्यू में कि कितने रुपए का इक्विटी शेयर देने वाले हैं। बाकी हर चीज सेम चलेगा, खाली जिस दिन जब मैच्योर होगा उस दिन इक्विटी वाले का वैल्यू क्या है वही हम लोग लिखेंगे रिडीमेबल वैल्यू में। अब 10,000 डिवेंचर हटाओ, 100 रुपया हर एक का दिया हुआ है। मेच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है 5 साल। एट मेच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:10। इसका मतलब हर एक डिवेंचर के अगेंस्ट में 10 शेयर मिलेगा। बढ़िया है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 12 रुपया। आज के दिन मार्केट में प्राइस चल रहा है 12 रुपया, और बोलता है हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ शेयर्स आर 5% पर एनम। और पास्ट में देखा गया हर साल इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 5% बढ़ता है। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। तो पहला बात ये इररिडीमेबल नहीं है, रिडीम करना है, पर रिडीम करने के टाइम कैश नहीं, क्या देना है मेरे को? उसको इक्विटी शेयर। तो पहले केडी का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वो बड़ा वाला, आरवी को छोड़ के बाकी सारा वैल्यूज लिखते हैं। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है यहां तक? आप कशिश है ना? देखा मेमोरी, क्योंकि सबसे ज्यादा बतौलाबाजी यही करती थी क्लास में उस टाइम, इसलिए मेरे को आपका नाम याद है। सबसे ज्यादा बतौलाबाजी और सबसे फास्ट क्वेश्चन, इनका 2 खासियत था। फटाफट करती थी 1 मिनट में, फिर आसपास वालों से बात करती थी, है ना? बेचारी चाप में एग्जाम 1 महीना बाद। अब देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपया। उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है? 15%। तो 100 का 15% क्या होता है? 15। इंटू करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, वो है 35%। यहां तक तो हो गया। अब रिडीमेबल वैल्यू क्या है वो 1 मिनट बाद देखिए, अभी कर ले, सल्टा देखिए अभी। चलो, अब रिडीमेबल वैल्यू क्या है? 5 साल बाद मेरे को उसको देना इक्विटी शेयर। तुम लोग ना मेरे को एक चीज बताओ, आज के दिन हर इक्विटी शेयर का दाम है 12 रुपया। आज के दिन, करंट का मतलब होता है आज के दिन। आज के दिन है 12 रुपया, और बोलता है ग्रोथ रेट ऑफ शेयर होता है 5% पर एनम। तुम लोग मेरे को बताओ, आज के दिन हम 12 रुपया है, तो आज से 1 साल बाद 12 में 5% जोड़ देंगे, 2 साल बाद इसका 5% और जोड़ेंगे, 3 साल बाद और जोड़ेंगे, 4 साल बाद और 5 साल बाद और। मेरे को निकालना है 5 साल बाद जब रिडीम करेंगे
इसका प्राइस क्या रहेगा। तो एक बार जरा कैलकुलेटर में ऐड करते हुए चले। पहले था 12, अब 5% ऐड करो। 12 में एक बार 5% को ऐड करो और बताओ क्या आएगा। तुम लोग वैसे 5% कैसे ऐड करते हैं हमको एक बताओ तो, कैलकुलेटर में कैसे लिखता है। 12 प्लस, अच्छा सीधा 12 प्लस 5% में आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं। यानी यहां पर आया 12.6। अब यहां पे वापस से 5% ऐड करो तो इसमें वापस से प्लस 5% कर देते हैं। ये कितना आएगा 13.23। ठीक, अब यहां पे वापस से प्लस 5% करना है, प्लस 5% 13.89। यहां पे वापस से 5% ऐड करना है 14. अब वापस से 5% ऐड करना है 15.31 या 2 जो मन चाहे, 15.31 या 2। ठीक, यानी 5 साल बाद हम उसको इक्विटी शेयर देगा जिसका दाम होगा 15.31। खाली एक बात देखो, एक डिबेंचर के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कितना देते थे 10। ये तो हर शेयर का दाम है। अगर हम 10 शेयर देगा तो 10 शेयर को मिलाकर कुल मिलाकर दाम क्या होगा। ये तो एक का था तो 10 के लिए क्या होगा 10 इंटू 10 और कैलकुलेट करेगा ये आएगा 15.31 इंटू 10 कितना होता है 153.1। यानी 5 साल बाद हम उसको कैश नहीं देगा, उसको इक्विटी शेयर देगा जिसका वैल्यू क्या होगा 153.1। तुम लोगों को ये वाला बात क्लियर है ना, एकदम पक्का ना। माइनस करना है नेट प्रोसीड, इशू करके क्या मिला देखो। इशू कितना में किया बताया था क्या। इशू के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अगर कुछ नहीं बोला हम लोग क्या मानेंगे। फेस वैल्यू कितना था 100 रुपया। डिवाइड करना है एन, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ था 5 ईयर्स, होल डिवाइड बाय 153.1 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक है ना यहां तक। पंद्रह इंटू 0.65 9.75 प्लस 153.1 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 10.62 होल डिवाइड बाय 126.55 into 100 आई थिंक आएगा 16.1% या 09 ऐसा कुछ आया होगा। सही है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हम लोग सब ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारा हो रहा है ना यहां तक, एक दिन यहां तक क्लियर है ना। चलो वेरी गुड। अब बारी आता है प्रेफरेंस शेयर का। फॉर्मूला वही है, खाली इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड है, 1 माइनस टी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के पहले डिसाइड करना चाहिए इररिडीमेबल है या रिडीमेबल। एबीसी लिमिटेड इशू करता है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 95। तो 2000 गया भाड़ में। 10% प्रेफरेंस शेयर जिसका फेस वैल्यू था 100 रुपया, उसको इशू किए 95 में, यानी मार्केट में इशू करके मिला हुआ है 95। तो नेट प्रोसीड आ गया। द कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर, एन है 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी रिडीम करना है 10 साल बाद। कितना में रिडीम करना है वो नहीं बताया। अगर कुछ ना बताया कितना में रिडीम करना है, हम लोग रिडीम करेंगे फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू कितना था 100 रुपया, तो रिडीमेबल वैल्यू कितना आ जाएगा 100। ठीक। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मेरे को हर साल देना पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड का रेट कितना है 10%, और ये हमेशा कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे। तो 100 का 10% क्या होता है 10। सारा वैल्यू आ गया, वैल्यू पुट करना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है तब इररिडीमेबल एकदम बेबी फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर्स है तो बड़ा वाला फॉर्मूला। तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है ना। फॉर्मूला में इंटरेस्ट की जगह पीडी 1 माइनस टी होना नहीं है, प्लस आरवी
माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। ठीक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड किस पर देने वाले हैं? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू था 100, डिविडेंड का रेट है 10%, 100 का 10% 10। अब ऐड करना है रिडीमेबल वैल्यू, और रिडीमेबल वैल्यू अब रिडीम कितना में करना है वो नहीं बताया हुआ है, तो हम लोग मानेंगे फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे यानी पार पे, तो एग्जैक्ट 100 रुपया देंगे। माइनस करेंगे नेट प्रोसीड, इशू करके क्या मिला? क्वेश्चन में लिखा था कि 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर को इशू करके 95 मिला, तो नेट प्रोसीड है 95, डिवाइडेड बाय एन है 10 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 95 बाय 2 इंटू 100। सही है ना? तो ये कितना आएगा? 10 प्लस 100 माइनस 95 होता है 5 बाय 10 0.5। 100 प्लस 95 होता है 195 डिवाइड बाय 2 97.5 परसेंटेज इंटू 100 10.7777 10.77%। सही लिखा ना? तुम लोग भी ट्रस्ट करके लिख दिया, गलत नहीं है ना? जो वीडियो वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5। पहले पढ़ के आइडेंटिफाई करना इररिडीमेबल या रिडीमेबल। एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड इशू करता है 2000, आई डोंट केयर, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 एट 95। बस खत्म हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ये क्या, कौन सा हो गया इररिडीमेबल? तो बेबी फॉर्मूला। वो बेबी फॉर्मूला क्या था? प्रेफरेंस वालों को देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कितना पैसा पाके इंटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है? 100, उसका 10% डिविडेंड देना है, 100 का 10% होता है 10, और डिवाइडेड बाय इशू करके क्या मिला? 100 रुपए की चीज को इशू करके मिला 95 परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये आने वाला है 10.53%। है ना इजी? अब अगला करना क्वेश्चन नंबर 6। क्या? वो 6 में, अच्छा मेरे को पढ़ता है। हम इफ रिलायंस एनर्जी लिमिटेड इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 पर शेयर, इशू कर रहा है प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 पर शेयर, इशू किया है 100 रुपए में, विद स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12। डिविडेंड का अमाउंट ही बता दिया, स्टेट कर दिया डिविडेंड का अमाउंट 12 रुपया देना है प्रेफरेंस वालों को। तो जो फॉर्मूला में प्रेफरेंस डिविडेंड आता है वो बता दिया 12 रुपया है। पर एक चीज देखो क्या दिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट है 3%, यानी इशू करके मिला है 100 रुपया, पर मिलने के साथ साथ 3% चला गया, तो 100 में से 3 चला गया, यानी मेरे हाथ में नेट में क्या बचेगा? 97। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। जरा पहले क्वेश्चन को पढ़ के जरा देखो, क्या नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है? कहीं नहीं। क्या नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में कुछ बात भी किया हुआ है? कहीं नहीं। मतलब ये इररिडीमेबल है, और अगर इररिडीमेबल है तो छोटा वाला फॉर्मूला, तो लगाते हैं केपी का फॉर्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक। और डिविडेंड हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे। इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट ये डिविडेंड बता दिया, कितना बताया था? 12 रुपया डिविडेंड देना है। और नेट प्रोसीड के समय हमेशा देखो इशू करके क्या मिला, बोलते इशू करके 100 रुपया मिला, बहुत अच्छा बात। खाली बाद में चेक कर लो, ये हमारी प्रिंटर और ये जो कौन है तुम, अंडरराइटर, जो प्रिंटर और अंडरराइटर ये कुछ लेके जा रहे हैं क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट कितना ले जा रहा है? 3%। तो इशू करके मिला 100 पर 3% गया, ये नेट में मेरे हाथ में क्या बचेगा? 97 परसेंटेज के लिए इंटू 100, कितना? 12.37%। सही लिखा है ना? क्वेश्चन 7 कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, एक बार के लिए स्किप करो। अब एक बार और कोई क्वेश्चन है तो करते हैं पहले। हाँ है ना, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर। बस एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम केई बताता है, तो हमारा केडी केपी डन। चलो, assuming the corporate tax rate of 35%,
टैक्स रेट। कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, परपेचुअल। कोई बताएगा परपेचुअल मतलब क्या होता है? देखो वर्ड पता है तो अच्छा बात, नहीं पता तब भी क्वेश्चन तो हो जाएगा। पर तब भी परपेचुअल मतलब पता है क्या होता है? चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। कब तक? जब तक ये जान चलते रहेगा, यानी रिडीम नहीं करना। रिडीम नहीं करना मतलब ये क्या बात कर रहा है? इरिडीमेबल। और अगर मान लो हमको ये वर्ड नहीं भी पता रहता तो आगे नंबर ऑफ इयर्स दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ नहीं तब भी वो एनीवेज इरिडीमेबल था, पर पता चल जाए तो एनीवेज समझ में आता है कि इरिडीमेबल है। तो पहले पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। ये इरिडीमेबल है 15% डिबेंचर ऑफ ₹1000 सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इरिडीमेबल है ना लॉलीपॉप फॉर्मूला, पर ध्यान देना ये डिबेंचर है तो फॉर्मूला में प्रेफरेंस डिविडेंड मत लिखना, इंटरेस्ट लिखना इंटू 1 माइनस टी। तो पहले पार्ट में केडी का फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ठीक, अब एक और फटाफट लिखो जो जो वैल्यूज तुम लोगों को नजर में आता है। इंटरेस्ट हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना था? 1000। उसका देंगे 15%, यानी कितना आ जाएगा? 150 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, वो है 35%, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, यानी इशू करके क्या मिला। तो देखो 1000 के डिबेंचर को हम लोग इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यानी 1000 में 10% ज्यादा मिला, तो 1000 में 10% ऐड करो, कितना हो जाता है? 1100 रुपया। फिर आगे क्वेश्चन उठता है क्या फ्लोटेशन कॉस्ट लगा था? कुछ नहीं लगा था, यानी 1100 ही मिला, परसेंटेज के लिए इंटू 100। क्या एक बार तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा? आप सीधा आंसर लिखे 8.86%। आया ना ये वाला? अब हम चाहेगा ना एक और पार्ट 2 तुम लोग करो। पहले सोचना इरिडीमेबल है या रिडीमेबल, खाली देखना नंबर ऑफ ईयर दिया है क्या, एक ही पहचान है। अगर ईयर दे दिया तब रिडीमेबल बन गया, नहीं देगा तो इरिडीमेबल रह जाएगा। पहले बताओ पार्ट 2 में क्या है, ये इरिडीमेबल है या रिडीमेबल? रिडीमेबल नजर में आया ना, क्यों? क्योंकि 10 ईयर लिखा हुआ है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। ठीक, 10 ईयर एन, 14% डिबेंचर ऑफ 2000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। रिडीम करना है पार में, यानी एग्जैक्ट 2000 देना है। और आगे बोलता है 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा। एक बात बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट कब लगता है? रिडीम करने के टाइम या इशू करने के टाइम? इशू करने के टाइम। अब 2000 के डिबेंचर को पहला बात ये जानो कितना में इशू किया गया, पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ ना बोले, मतलब पार में, यानी 2000 मिला। पर 2000 मिलने के साथ साथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट चला गया, तो 2000 आया, पर माइनस कर दो 5%, तो मेरे हाथ में नेट में क्या बचेगा? 1900 बचेगा। तो बस खाली वैल्यूज पुट करना है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 2000 का 14% 280 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, लिख दिए यहां तक। रिडीम करना है पार में, यानी एग्जैक्ट 2000 देना है। अब इशू कितना में किया नहीं बताया तो मानेंगे पार में इशू किया, मतलब 2000 मिला, पर करने के साथ साथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट गया,
तो 2000 में -5%, क्या बचेगा? 1900 डिवाइडेड बाय n, वो था 10, होल डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1900 बाय 2 इंटू 100। अच्छा खासा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हम लोग, और ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल चैप्टर में आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हो रहा है ना? एक बार तुम लोग फाइनल आंसर बता रहे हैं, कितना है? 9.8586 आना चाहिए। श्योर है? तुम लोग हम भरोसे लिखे तो जा रहे हैं, हर एक जन का है ना, अलग अलग करके। डन। अब बस एक ये वाला पार्ट कर लो, पार्ट 1, फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जाते हैं। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगला तीनों पार्ट मत करना, इक्विटी शेयर का अभी तक पढ़े नहीं है। 10 ईयर, 10 साल लिख दिया ना, मतलब रिडीमेबल हो गया। 14% प्रेफरेंस शेयर आया है ऑफ ₹100, रिडीम करना है 5% प्रीमियम में, यानी 100 में 5% ज्यादा देना है, यानी 105। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है 5। डिविडेंड टैक्स को काट दो, ये पुराने जमाने में होता था, भट गया यार। रहने देखिए, एक बार एक आइडिया लगेगा, क्योंकि तुम लोग का इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, पुराना वाला वापस लगा देगा। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है 5%, यानी 100 रुपए को इशू कितना में किया वो तो नहीं बताया, पर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगाया। ये नहीं बताया कितना में इशू किया गया, तो हम लोग मानेंगे पार में, तो इशू करके 100 ही मिला होगा, पर मिलने के साथ साथ 5% चला गया, तो नेट में मेरे हाथ में क्या बचेगा? 100 में 5% गया, तो नेट में मेरे हाथ में क्या बचेगा? 95। ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है? केपी का प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। ठीक। पहले कैलकुलेट करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। हमेशा निकालते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है? 100, उसका 14% कितना होता है? 14। ठीक है, तुम लोगों को एग्जाम में यही करना है, पर क्वेश्चन ने बोला कि डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है। पुराने जमाने में एक होता था कंसेप्ट, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। उसमें क्या होता था, कंपनी डिविडेंड अगर 14 देगा तो 14 तो दो, साथ में उस पर 10% टैक्स भी दो, यानी एक तो बेचारा कंपनी 14 रुपीज दिया, ऊपर से उसका 10% टैक्स भी और मिलाकर दो, तो 14 में अगर 10% जोड़ देंगे टैक्स, तो पता है मिलाकर क्या जाएगा? 15.4। तो डिविडेंड की जगह लिखेंगे 15.4। ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, तुम लोग जान लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, कौन से जमाने में जी रहे हैं। प्लस करते हैं आरवी, रिडीम कितना में करना है? 5% प्रीमियम, यानी 100 की जगह 105। माइनस करना है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? इशू करके क्या मिला। अब 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, इशू कितना में किए एक वर्ड भी नहीं बताया, तो मानेंगे पार में इशू किया, यानी 100 मिला, पर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट चला गया, मतलब 95 बचा। डिवाइडेड बाय एन 10 होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। सही है ना? ये तो मेंटल मैथ से कर लेंगे। 16.4%। It's all about mental maths. देखो तो 16.4 आया क्या? ये तो देखो 15.4 है। 105 माइनस 95 10, 10 बाय 10 1, तो 15.4 प्लस 1 होता है 16.4। 105 प्लस 95 होता है 200 बाय 2 यानी 100, तो 16.4 बाय 100 इंटू 100 क्या बचेगा? 16.4%। मैडम आपने क्या किया था? 82%। पर ये विचित्र कैलकुलेशन हुआ कैसे? नहीं एक बार बताओ तो सही, एक बार। नहीं, एडिशन में गलती नहीं हुआ, तुम डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 10 लिख दी है, ये डिवाइडेड बाय 2 होता है ना? तुम लोग डिवाइड किससे करता है? 2 से करता है ना। हम लोग क्या सोचे, कल का क्लास थोड़ा लेट शुरू करें, अर्ली मॉर्निंग। ये एक दिन पहले का नशा तो उतरता नहीं है, हैंगओवर उतरता नहीं है। चलो हमारा केडी केपी डन।
अब करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो अब मेरे को समझाने दो पहले। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मॉडल है 6, जिसमें हम आज बताएगा 5। जो 6th मॉडल है कैपिटल बजटिंग के रिवीजन के साथ हम लोग करेंगे, क्यों वो कंसेप्ट आता है आईआरआर के बेसिस पे, इसीलिए एक बार हम उसको स्किप कर रहा है। अब नहीं तो अभी घूम जाएगा, क्या हो गया ये। पहले वाले मॉडल का नाम है डिविडेंड प्राइस मॉडल, और बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है, हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, मतलब केई, नाम है डिविडेंड प्राइस मॉडल। डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड को बोलते हैं डीपीएस। एक सेकंड, डीपीएस क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ठीक। डिवाइड करना है, डिविडेंड को डिवाइड करना है प्राइस से, और प्राइस को बोलते हैं एमपीएस। पता है एमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, परसेंटेज के इनटू 100। एकदम लॉलीपॉप फॉर्मूला। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करना है? फेस वैल्यू, और मार्केट प्राइस कौन सा लेते हैं? आज का। 2 वैल्यू देगा, खाली वैल्यू पुट करना, काम खत्म। तो नाम देखो, खुद बताना, डिविडेंड प्राइस मॉडल। डिविडेंड माने डिविडेंड कितना दिए? डीपीएस, डिवाइडेड बाय प्राइस क्या है? जो आज के दिन का प्राइस है, एमपीएस। तुम लोग इस सेम फ्लो में जाते जाते क्या इसका फॉर्मूला बता पाएगा? अर्निंग्स प्राइस मॉडल का फॉर्मूला तुम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? अर्निंग्स मतलब यहां से डिविडेंड था डीपीएस, अर्निंग्स क्या होगा? ईपीएस। डिवाइडेड बाय प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, परसेंटेज के इनटू 100। ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग्स पर शेयर, ये हम लेवरेज चैप्टर में बताया था। किसी को याद है ईपीएस कैसे मिलता है? क्या डिवाइडेड बाय क्या? क्या करते हैं जो इक्विटी वाले को इनकम स्टेटमेंट में मिलने वाला है, वो लास्ट टाइम क्या होता है? आफेश। मेरे को निकालना है अर्निंग्स पर शेयर, तो डिवाइड पता है किसे करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पहला है डिविडेंड प्राइस, अर्निंग्स प्राइस। एग्जाम में 99% चांस है दोनों से नहीं आएगा। किससे आएगा? पॉइंट नंबर 3। यह है गजब वाला बात। इस मॉडल का नाम है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये इसका एक और नाम है गॉर्डन मॉडल। नाम खुद बता रही है, फॉर्मूला किसका दिया हुआ है? मिस्टर गॉर्डन। मिस्टर गॉर्डन का पूरा नाम आपको किसी को याद है? इनका पूरा नाम है श्री मायरन गॉर्डन। मायरन गॉर्डन। एक नाम याद है? विलियम शार्प। नाम सुना होगा विलियम शार्प, पूरा क्लास शार्प 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 करता था। ये है मायरन गॉर्डन का फॉर्मूला, मायरन गॉर्डन। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, नाम आ गया ग्रोथ, यानी ग्रोथ भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे के का फॉर्मूला था, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, D1 बाय P0 प्लस G। मेरा क्वेश्चन उठता है D1, एक बार गेस कर दो D क्या होगा? D माने क्या लग रहा है? डिविडेंड। ये 1 का मतलब क्या है? 1 साल बाद का डिविडेंड। तो ये डिविडेंड कब का है? नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। इस साल का डिविडेंड नहीं है, जो अगले साल डिविडेंड देने वाले हैं वो डिविडेंड है। P का मतलब होता है मार्केट प्राइस। पता है 0 मतलब क्या होता है? आज। आज के दिन को बोलते हैं 0, यानी ये कब का प्राइस है? आज का प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस, ठीक। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये G क्या है? ग्रोथ रेट। एग्जाम में ये फॉर्मूला पक्का याद रखना, पक्का याद रखना। कसम खाओ, कसम खाओ। तो हमारा कई का ये बोलते कसम। कई का फॉर्मूला क्या होता है? D1 अपॉन P0 प्लस G। ये कौन सा मॉडल है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये इसका एक और नाम क्या है? मायरन गॉर्डन का गॉर्डन मॉडल। एक मिनट, D1 अपॉन P0 प्लस G, मेरे को बताना D1 अपॉन P0 प्लस G। बताओ D क्या है? D डिविडेंड। 1 मतलब क्या? आज का या 1 साल बाद का? 1 साल बाद का। P मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। 0 मतलब आज का प्राइस। और बताओ ये G क्या था? ग्रोथ रेट। अब तुम लोग से गजब का बात पूछे, एग्जाम में ना अगर वर्ड यूज करे द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे, एक्सपेक्टेड टू पे, अंग्रेजी बताना, एक्सपेक्टेड टू पे, टू पे, पैसा दे दिया या देगा? और अगर देगा तो ऑब्वियस सा बात है बाद में देगा, तो वो D1 ही है, ठीक। अगर हम बाई चांस का क्वेश्चन में बोले द कंपनी पेड, पेड माने क्या?
देने वाला या दे दिया? दे दिया, यानी वो आज का डिविडेंड हुआ, पर मेरे को तो चाहिए होता है D1। तो तुम लोग मेरे को बताएगा D1 कैसे निकालेंगे? मान लो आज का डिविडेंड दिया है 10 और मान लो ग्रोथ रेट दिया हुआ है 6%, तो मेरा D1 कैसे आने वाला है? अभी दिए 10 रुपया और ग्रोथ रेट है 6%, यानी एक साल बाद हम लोग क्या देंगे? 10 रुपए थोड़ी देते चलेंगे, 10 रुपए में ज्यादा देंगे। कितना ज्यादा देंगे? कितना जाएगा? 10.6। तो K क्या मिलेगा? जो D1 था डिवाइडेड बाय P0 जो भी रहा होगा, प्लस ग्रोथ रेट वो 6% है, तो 6% लिख देंगे। ठीक। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ग्रोथ रेट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम बताते हैं 1 मिनट बाद। पहले तुम लोग मेरे लिए 2-3 नंबर फटाफट लिखना नहीं क्वेश्चन, बस खाली ऐसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देना। D1 12, P0 100, G 8%। तो पहले फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 है 12, P0 है 100, G है 8%। अब 8% का मतलब होता है 8 डिवाइडेड बाय 100। 8 डिवाइडेड बाय 100 को हम लोग क्या बोलते हैं? 0.08। अब मेरे को क्या तो बनाएगा? 12 बाय 100 0.12 प्लस 0.08, ये बताओ ना कितना आएगा? 12.96 आ रहा है। हाँ नहीं, ये गलती हो गया, इसीलिए ये वाला दिया। पहले ना बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, पहले डिवाइड करेंगे तो 12 बाय 100 करो, 0.12 प्लस 0.08, यानी ये नहीं बोल रही ये इसका 8% है, ये अलग निकालो, ये अलग निकालो, लास्ट में जोड़ दो। ठीक। तो 0.12 प्लस 0.08 कितना हुआ? 0.2। अब अगर वापस से परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 20%। ये मिस्टेक होता है, हाई चांसेस में मिस्टेक होता है। तुम क्या किया ना, 8% इसका ले लिया, समझ में क्या बोला? ये कैलकुलेट किया, तुम इसका 8% निकाल दिया, इसका 8%, ये दो अलग अलग चीज है, ये अलग कैलकुलेट कर, ये अलग कैलकुलेट कर, बाद में दोनों को जोड़ दे। एक और नंबर निकालेगा। अब तुम लोग थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते, पहले एक और नॉर्मल वाला। D1 है 37.2, P0 है 500, ग्रोथ रेट है 4.5%। संभाल के निकालना, डेसिमल में खो जाएगा। संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के 4.5% की जगह तुम लोग कैसे लिखा? 4.5 डिवाइडेड बाय 100, बताओ क्या आया? यहां तक ठीक। पहले ये निकालो, यह है 0.0744, प्लस कर दो सीधा कैलकुलेटर में 0.045, 0.1194, और अगर परसेंटेज बनाना है तो वापस से इंटू 100 करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? 11.94%। सही। अब पता है इस क्वेश्चन को हम एक छोटा सा ट्विस्ट मारे, घबराओ मत, पहले चैलेंज क्यों की थी? D0 18 रुपया, P0 200 रुपया, ग्रोथ रेट 9.75%। हाँ। 19.63 पक्का। अगर हम बोलते गलत है तो गलत ही होगा। अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा गलत हुआ तो हम गलत सिखाए हैं। D0, ध्यान देना, वर्ड D0 है 18, पर मेरे को तो चाहिए 1 साल बाद का।
तो 18 में मेरे को पहले प्लस करना पड़ेगा 9.75%। 18 प्लस 9.75%, यह आता है 19.755 डिवाइडेड बाय 200 प्लस ग्रोथ रेट 9.75 डिवाइडेड बाय 100 0.0975। अब पहले 10 डिवाइड बाय 200 कर दो, एक नंबर आएगा, फिर प्लस कर दो 0.0975, एक और नंबर आएगा, इंटू कर दो 100% में बनाने के लिए, ये आने वाला है 19.63%। सही है ना ये वाला, पक्का ना? तो हम लोग गॉर्डन मॉडल का 3-4 क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा इलस्ट्रेशन था। ठीक, तो देखो अभी हम लोग 3 मॉडल पढ़े। पहला था डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड एंड प्राइस, डीपीएस बाय एमपीएस। अगला पढ़े अर्निंग्स प्राइस, ईपीएस बाय एमपीएस। डिविडेंड ग्रोथ D1 अपॉन P0 प्लस G। अब एक अगला आता है अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग्स ग्रोथ का फॉर्मूला जैसे डिविडेंड ग्रोथ का था D1 अपॉन P0 प्लस G, अर्निंग्स ग्रोथ का पता क्या आएगा, E1 अपॉन P0 प्लस G। एक बार गेस करो ये E क्या है? जैसे D था डिविडेंड, ये E क्या है? अर्निंग्स कब का? आज का, 1 साल बाद का। ये P क्या है? प्राइस, 0 मतलब आज का प्राइस, और ये G क्या है? ग्रोथ रेट। नॉर्मल बात। अब एक और हमारा आखिरी मॉडल जिसका नाम है CAPM, फुल फॉर्म है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, क्वेश्चन उठता है ये किस इंसान का दिया हुआ है? विलियम शार्प। ये फॉर्मूला है विलियम शार्प का। ये फॉर्मूला क्या है? KE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। क्वेश्चन उठता है ये RF क्या है? रिस्क फ्री। R मतलब यहां पर है रिस्क फ्री। रिस्क फ्री मतलब तो बिना रिस्क लिए रिटर्न यहां से मिलता है, पता है वो एक ही जगह है पूरे इंडिया में, वो है RBI या फिर गवर्नमेंट। अगर हम RBI या गवर्नमेंट को पैसा देगा ना, तो अगर वो मेरे को 4% देता है तो देखो उसमें हम रिस्क नहीं लिया। करण बोलेगा नहीं हम बैंक में जमा करते हैं, उसमें भी रिस्क नहीं होता। 2-3 बैंक पास में डूबा हुआ है हमारे भारत में, तो थोड़ा तो रिस्क है। हाँ, कितना बढ़िया लड़का है, इसको पूरा आइडिया सबका। विजय माल्या, नीरव मोदी, सब जिस बैंक का पैसा लेके गया वो बैंक डूब जाएगा। यानी रिस्क फ्री का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर RBI का ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके क्या मिला, ये हुआ रिस्क फ्री। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है RM क्या होता है? कितना रिटर्न आ रहा है फ्रॉम, M मतलब होता है मार्केट। यहां पे कौन सा मार्केट का बात कर रहा है? एप्पल मार्केट, ऑरेंज मार्केट, बनाना मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट। रिटर्न फ्रॉम मार्केट। और ये RF तो वही रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था। बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसका ये कौन है? ये कौन है? बीटा। बीटा हमेशा देगा, RF हमेशा देगा, रिटर्न फ्रॉम मार्केट देगा, खाली वैल्यू पुट करना है। एग्जाम में एक बात को ध्यान देना, एक बात को ध्यान देना, एग्जाम में एक बार गोची मारेगा, क्या बोलेगा? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तुम लोग खुशी खुशी लिख देगा RF। अगर बोलेगा रिटर्न फ्रॉम मार्केट, तुम लोग RM, RF आया हुआ था, RM में आ गया, और बीटा दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते आंसर आ गया। ठीक, एग्जाम में कभी कभी बोलेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। वर्ड्स देखा हम क्या बोला? मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? पूरा RM माइनस RF। अगर खाली रिटर्न फ्रॉम मार्केट बोले तो RM है, मार्केट रिस्क प्रीमियम बोल दे, शब्द प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मतलब क्या? बिना रिस्क लिए ये मिला, मार्केट में आने में ये मिला, तो एक्स्ट्रा क्या मिला वो ये है। तो RM माइनस RF को क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो और ध्यान देना, रिटर्न फ्रॉम मार्केट बोलेगा तो ओनली RM है, अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम बोल देगा तो RM माइनस RF है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए फटाफट करके दिखाना। RF 10%, RM 15%, बीटा 1.2। Calculate K. Calculate K. K का फॉर्मूला RF 10 प्लस RM 15 माइनस RF 10 इंटू बीटा। कितना है बताओ तो, अभी हमको मजा आएगा। 51.2
ये लगा है पहला बोली, 16। अगला बोली आया है 16 का, तीसरा बोली आपका कितना है बताइए? 18। तीसरा बोली 18 का, आपका कितना आया? कितना? 18, 16, 16, 16। अब जो करण बोलेगा हम बोल देगा राइट आंसर है। बचपन के बोर्ड मार्क्स को याद करो। तुम लोगों ने अब एक सीए में इंटर जनवरी में देने के पहले तुम लोग काम वो करेगा, पहले बोर्ड मार्क्स सिखाएगा। बोर्ड मार्क्स से बताओ बी का मतलब क्या होता था? बोर्ड मार्क्स से बी का मतलब क्या होता था? ब्रैकेट। तो पहला काम ब्रैकेट का करो। बताओ तो 15 माइनस 10 क्या होता है? 5। ओके, समझ गया तुम गलती क्या किया। तो ये है 10 प्लस 5 इंटू 1.2, यहां तक हुआ। अब बोर्ड मास बी गया, ओ गया, डी क्या होता है? यहां डिवाइड कहीं करना नहीं है। अगला बताओ एम क्या होता है? यानी पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहले मल्टीप्लाई वाला काम करो। तो मल्टीप्लीकेशन क्या है? ये वाला। तो 5 इंटू 1.2 क्या होता है? 6। तो यहां पे आया 10 प्लस 6। उसके बाद एडिशन वाला काम करो, 10 प्लस 6 क्या होता है? 16। यानी जो आपका लोचा है वो किस में है? बोर्ड मास में। तुम लोग अभी क्लास क्या रुके, तुम से बोर्ड मास का क्वेश्चन कराएगा। नहीं, आपका एंड आपका समझ में आया ना? चलो एक और करके दिखाओ। ओ तुम लोग भी तो सब 18 ही बोला था। झूठ मत बोलो, तुम्हारा हम सारा जाल समझ चुके हैं। अब आरएफ 9.75%, आरएम 14.5%, बीटा 1.38। कुछ नहीं करना, खाली उल्टा सीधा नंबर दे दो, कैलकुलेशन उसी में झमेला हो जाता है। आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। आरएफ तो 9.75 है, आरएम है 14.5 माइनस 9.75 इंटू 1.38। बोर्ड मास तुम एग्जाम में पास में लिखेगा, ठीक है? पहला काम ब्रैकेट करो, ये काम ये आया 4.75। अगला ओ नहीं है, डी नहीं है। अगला मल्टीप्लीकेशन करो पहले इंटू 1.38। अगला एडिशन करो प्लस 9.75। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आया? 16.305 या 16.31%, एक ही बात है। सही है ना यहां तक? तो हम लोग 5 मॉडल पढ़े, डिविडेंड प्राइस, अर्निंग्स प्राइस, डीपीएस बाय एमपीएस, ईपीएस बाय एमपीएस। अगला डिविडेंड ग्रोथ डी1 अपॉन पी0 प्लस जी, अर्निंग्स ग्रोथ ई1 अपॉन पी0 प्लस जी, और लास्ट में पढ़े सीएपीएम फॉर्मूला क्या? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। अब एक आखिरी बात बताते हैं, सेकेंड आखिरी बात। अब एक होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। एक बात बताओ, रिटेन अर्निंग्स का मतलब पता है क्या होता है? अगर मान लो ये बैलेंस शीट है, तो यहां पे आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आता है रिजर्व, ये आता है प्रेफरेंस, ये आता है डिबेंचर। प्रेफरेंस वाले के पैसे को जो कॉस्ट देना है वो था केपी, डिबेंचर वाले को जो देना है उसको बोलते हैं केडी, इक्विटी वाले को जो देना है उसको बोलते हैं केई, जो रिजर्व एंड सरप्लस को देना है उसको बोलते हैं केआरई। हम 3 नाम बोलेगा, तुम लोग बताना इसमें किसका हक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये 4 में से कौन से रुपए पे अधिकार है? कौन से पे? हाँ, मतलब ये चारों में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कौन सा रुपया है? मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक। डिबेंचर वालों का कौन सा रुपया है? डिबेंचर केडी। इक्विटी वालों का एक बैलेंस शीट के अंदर में एक नहीं 2-2 रुपया होता है। इक्विटी वालों का एक बैलेंस शीट में 2-2 रुपया होता है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल भी उसका है और रिजर्व एंड सरप्लस भी तो इक्विटी वाले का ही है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या? जो लास्ट में प्रॉफिट बचा वो इक्विटी वाले का अधिकार था, उसको नहीं देके अपने पास रख लिए, पर है तो मैडम का ही। तो जब मैडम अगले साल जब अपना रिटर्न मांगेगी तो जितना इन्होंने रुपया दिया उस पर भी मांगेगी और जो रुपया रिटेन अर्निंग्स है उस पर भी मांगेगी। यानी एक और जो केई का वैल्यू आ गया 5 मॉडल के हिसाब से, केआरई के अंदर में एग्जैक्ट वो सेम रहेगा। तुम लोगों का फर्क क्या पड़ेगा?
फर्क बस खाली एक पड़ेगा, जब इक्विटी वालों से रुपया लिए थे तो रुपया लेने के टाइम ये आ जाती है, ये आ जाती है। पता है दोनों कौन है? ये प्रिंटर है और ये तुम कौन थी? अंडरराइटर। यानी ये लोग दोनों फ्लोटेशन कॉस्ट मांगता था। अगर इक्विटी वालों से हम चला के रुपया लिया और वो अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर रहा है तो उसमें मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता। यानी पता है मेरा फॉर्मूला जहां जहां हम लिखा ना कई का फॉर्मूला डीपीएस बाय एमपीएस, ईपीएस बाय एमपीएस, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा ना तो एमपीएस से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता रहेगा, एमपीएस से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता रहेगा। ये जो मार्केट प्राइस था इससे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता रहेगा, ये जो मार्केट प्राइस था इससे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता रहेगा अगर के निकालना है। और वही अगर बाई चांस केआरई निकालना है तो फ्लोटेशन कॉस्ट नीचे में माइनस नहीं होगा। यानी फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम रहेगा, के में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है, केआरई में माइनस नहीं होता है। के में माइनस क्यों होता है? क्योंकि इन लोग से रुपया लेना है तो ये प्रिंटर आ गई ना। और केआरई में माइनस क्यों नहीं होता? क्योंकि खुद ही का रुपया खुद ही यूज कर लिए, तो बाहर से लेना ही नहीं तो प्रिंटर किस चीज का पैसा लेगी। तो बस ये एक छोटा सा बात था, अदरवाइज के और केआरई का वैल्यू हमेशा होता है सेम। डन। अब हम चाहेंगे फटाफट आप कुछ कैलकुलेशन करें मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 7। वर्ड को देखना, अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। पेड, पेड मने क्या? देंगे या दे दिए? और अगर दे दिए तो आज ही दिए होंगे, तो आज ही जो दिए होंगे उसको क्या बोलेंगे? D1 बोलेंगे, D0 बोलेंगे। ये क्या है? D0। फेस वैल्यू ₹10। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अरे यार ये लोग बता ही दिया था, लास्ट ईयर पे किए। हम इतना मेहनत से कुछ अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करता है, ये लोग खुद ही बता देता है कि लास्ट ईयर दिया हुआ है, मतलब चलो D0 हो गया। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 70% नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल ₹1 नहीं देंगे, 70% उससे ज्यादा देंगे। तो D1 क्या आ जाएगा? 1 में 70% जोड़ देंगे, जो भी एक वैल्यू आएगा वो आएगा। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है? 55। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? P0। तुम लोग बस खाली मेरे को D1 बता दो कितना आया। D0 कितना था? ₹1। अगले साल ₹1 नहीं 70% ज्यादा देने वाले हैं, तो 1 पे 70% ऐड करो, कितना है? ₹71। कितना है? 1.70 आया D1। P0 देखो पता है, बस खाली वैल्यू पुट कर दो। बताते हैं। ट्राई करो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करने का। हम दिया नहीं था, क्यों किया? वापस करके करो।
कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ HUL लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री RF 10%, द कंपनीज बीटा इक्वल्स 1.75 बीटा एंड रिटर्न ऑन मार्केट, खाली रिटर्न ऑन मार्केट बोला मतलब RM, अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम बोल देता तो RM माइनस RF, रिटर्न ऑन मार्केट बोला है यानी RM। ठीक है, तो कई का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये कौन सा वाला मॉडल लगा, माइलन गॉर्डन का लगा या विलियम शार्प का लगा, विलियम शार्प। फॉर्मूला क्या था, प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF है 10, RM है 15 माइनस 10 इंटू बीटा 1.75। ढंग से करना, बॉड मास ब्रैकेट 15 माइनस 10 5। अगला पहले मल्टीप्लीकेशन करो, 5 इंटू 1.75 ये 8.75 आया, उसके बाद एडिशन करो, कितना आएगा ये 18.75%। सही है ना यहां तक। क्वेश्चन नंबर 9, ओह ये तो लल्लू क्वेश्चन है। MNC लिमिटेड प्रोवाइड करता है फॉलोइंग डिटेल, RF दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, RM माइनस RF दिया हुआ है। अच्छा एक सेकंड बताओ, ये RM माइनस RF दिया है मतलब ये रिटर्न ऑन मार्केट है या मार्केट रिस्क प्रीमियम है, प्रीमियम है, तो खाली वैल्यूज ही पुट करना है। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तुम लोग डर जाएगा, ये तो के का फॉर्मूला था, हम क्या बोला के और कैरी सेम होता है, अलग कब रहेगा जब खाली फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, अदरवाइज तो दोनों सेम रहेगा। ये कैलकुलेट करेगा, RF है 7, RM माइनस RF है 6 इंटू बीटा है 1.2। पहला काम मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू 1.2 7.2 में ऐड कर दो 7, कितना बन जाएगा 14.2%। आया ना यहां तक। क्वेश्चन नंबर 10, अभी रुक जाओ, अब एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन 12 का ना, जो पार्ट 2, 3, 4 हम छोड़ के रखा था वो करते हैं, फिर करेंगे आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एंड दैट्स इट। जब चला था ये 8 क्लास चला था और हम लोग खत्म कर रहे हैं 1 hour 45 मिनट्स में, पर रिकॉल हो रहा है ना ये सब कुछ। पहला पार्ट, एन इक्विटी शेयर सेलिंग एट ₹50, सेलिंग एट ₹50 यानी आज के दिन बाजार में प्राइस चल रहा है 50, पेइंग अ डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली, यानी डिविडेंड ₹6 पर शेयर दे रहे हैं, बोलते यही जीवन भर देते चलेंगे। अगर ₹6 पर शेयर जीवन भर देते चलेंगे तो एक बात बताओ, यहां पे ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो D1/P0 प्लस G का तो सवाल ही नहीं उठता, ये DPS बाय MPS हो जाएगा। तो DPS कितना है 6, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 50, तो 6/50 इंटू 100 के आ जाएगा, कितना जाएगा 6 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 12%। सही है ना। नेक्स्ट वापस से बोलता है उसी का कैलकुलेट करो वापस से, दी अबव इक्विटी शेयर इफ डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%, यानी अभी डिविडेंड दिए थे पहले 6, मार्केट प्राइस है 50, पर ये 5% ग्रो करने वाला है, तो क्या आएगा D1/P0 प्लस G। डिविडेंड दिए थे 6, अब ग्रोथ होने वाला है 5%, तो पहले डिविडेंड भी अगले साल 6 थोड़ी देंगे, 6 में 5% जोड़ के देंगे, 6 में 5% एक बार ऐड करो, ये कितना होता है 6.3 डिवाइडेड बाय P0, P0 कितना था ₹50, और ग्रोथ रेट कितना बन गया है 5%, 5% माने 5/100 0.05, तो निकालो जाएगा 0.126 में ऐड करो 0.05, 0.176,
परसेंटेज के इंटू 100 17.6%। ठीक, पार्ट 4 अभी होगा नहीं, एक बार रुक जाना। चलो डन। ये था हमारा वो मतलब कई। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम बताते हैं एक लास्ट टॉपिक। एक हो गया ना करण, ये वाला भी 17.6 आया ना, ठीक है ना। वो कैलकुलेटर वो बस खाली पॉइंट वाला गड़बड़ हो गया था। चलो अब हम बताते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं प्यार से, वैक। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है, तुम है डिबेंचर, तुम हो प्रेफरेंस, तुम हो इक्विटी, तो कौन बचा, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, और तुम हो रिटेन अर्निंग्स। तुम लोग तीनों, तुम लोग तो प्रिंटर और ये है, तुम देखो क्या हो रहा है। ठीक, तो ये डिबेंचर है, ये प्रेफरेंस है, ये इक्विटी है, और ये रिटेन अर्निंग्स है। अब मेरे को करना है एक बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस। वो लंबे चौड़े बिजनेस करने के लिए मेरे को चारों से थोड़ा थोड़ा रुपया लेना पड़ेगा। अब डिबेंचर वाले को क्या देते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट मान लो 10%, इनको देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मान लो 12%, इक्विटी वाले को देते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लो 14%, और के तो सेम ही होता है, ये 14% दिया तो इनको भी 14% देना है। तो चारों से रुपया लिए, चारों को अलग अलग परसेंट दिए, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 14। मेरे को निकालना क्या है, ऑन एन एवरेज मेरा खर्चा क्या लगता है। अब ऑन एन एवरेज खर्चा क्या लगता है, इसको कैलकुलेट करने का दो अप्रोच है, एक है बुक वैल्यू अप्रोच, एक है मार्केट वैल्यू अप्रोच। देखो नाम खुद बता रहा है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माने क्या, बुक का वैल्यू लो, यानी बैलेंस शीट का वैल्यू लो। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या, बुक का नहीं, मार्केट में जो वैल्यू ले रहे हैं वो लो। करना कैसे, कुछ नहीं, एक छोटा सा टेबल बनेगा, 4 जगह से आया है, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस, डिबेंचर, या लोन, एक ही बात है। कितना कितना रुपया है वो हमेशा क्वेश्चन बताएगा, टोटल आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हर एक टोटल का कितना परसेंट है, परसेंट क्या, वेट। जैसे मान लो ये 30 है, ये 20 है, ये क्या हो रहा है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 40 है, दोनों कुछ नहीं, कुल मिलाकर 100। तो हम लोग निकालेंगे इक्विटी टोटल का कितना है, 30/100.3, ये 20/100.2, 10/100.1, 40/100.4, सब मिलाकर वेट आ गया 1। अब इक्विटी वाले को क्या देते हैं, केई, जो इतना सारा तरीका पढ़े निकाल लेंगे। रिटेन अर्निंग्स को देते हैं केआरई, ये दोनों सेम ही रहता है अनलेस फ्लोटेशन कॉस्ट हो। प्रेफरेंस वाले को देते हैं केपी, जो हम लोग कैलकुलेट करना सीखे। डिबेंचर वाले को देते हैं केडी, जो हम लोग कैलकुलेट करना सीखे। एक और वेट और कॉस्ट आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नॉर्मल बात था। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, इस अमाउंट में मेरे को क्या लेना चाहिए। ये अमाउंट में दो तरीका है लेने का, एक है बुक का वैल्यू, एक है मार्केट वैल्यू। बुक का वैल्यू क्या होता है, जो बैलेंस शीट के अंदर में वैल्यूज दिख रहा है वो लो। ये अगला तरीका है मार्केट वैल्यू लेने। मार्केट वैल्यू मतलब क्या, मान लो इक्विटी शेयर है, ये सब रुपीज इन लाख है, मान लो 30 लाख, तो मान लो 3 लाख शेयर था @10 बुक में। अब फेस वैल्यू अगर 10 है तो जरूरी थोड़ी है मार्केट प्राइस भी 10 ही होगा। मार्केट प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। मान लो मार्केट में प्राइस चलता है 20 रुपया, तुम लोग क्या करेंगे, 3 लाख शेयर @20, 60 लाख, ये क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर है मान लो 1 लाख @10। अब मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 15, तो क्या करेंगे, 1 × 15, 15 रुपया। यानी बुक वैल्यू में बैलेंस शीट वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू में जितना नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर है इनटू मार्केट प्राइस कर देंगे। तो इक्विटी का भी आ गया, प्रेफरेंस का भी आ गया, डिबेंचर का भी आ गया। पर क्वेश्चन उठता है, रिटेन अर्निंग्स का मार्केट प्राइस क्या होता है। रिटेन अर्निंग्स बाजार में थोड़ी बिकता है। डिबेंचर मार्केट में बिकेगा, प्रेफरेंस बाजार में बिकेगा, इक्विटी बाजार में बिकेगा, करंट थोड़ी बाजार में बिकेगा। ये तो रिटेन अर्निंग्स है। तो एक बात बताते हैं, जो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू निकलता है ना, वो अकेला इक्विटी का नहीं निकला, इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स दोनों का मिला के निकला। और अगर ये दोनों का मिलाकर निकला तो 60 रुपए को हम लोग क्या करते हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। और ये बात, अगर दोनों में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे तो कौन सा रेशियो में बटेगा, 3:2, जो दोनों का बुक वैल्यू है। तो देखो 3 इंपॉर्टेंट बात, मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस का कितना नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू मार्केट प्राइस। अगला बात, जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू आया वो इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स दोनों का है, तो दोनों में बांटो, क्या चीज के रेशियो में, जितना बुक वैल्यू था उसके रेशियो में। डन, बस खत्म।
अब हम लोग फटाफट 3 ही क्वेश्चन करना है, करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एक काम करें, पहले एक थोड़ा लॉलीपॉप वाला करते हैं। चलो ठीक है, पहले एक इजी वाला करते हैं जहां पे सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेलेवेंट फॉर इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। ज्ञान बांट दिया, काम का मत बता। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बताओ तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या, के ई। ये दिया हुआ है 0.18, पर हम लोग तो परसेंट लेते हैं, तो 0.18 को परसेंट बनाना है, इंटू 100 करेंगे, क्या बन जाएगा 18%। ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डेट माने क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट। ये लॉन्ग टर्म का है, तो ऐसे ध्यान रख लेंगे लॉन्ग टर्म का। अगला है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, तो ये भी कॉस्ट ऑफ डेट है, पर ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, शॉर्ट टर्म का है। 0.08 माने 8%, 0.09 मतलब 9%। बताओ तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ रिजर्व, केआरई। रिजर्व यानी रिजर्व एंड सरप्लस मतलब रिटेन अर्निंग्स, ये है केआरई 15%। अब देखिए कौन बुद्धि लगा के एक बात बताएगा, केई और केआरई सेम होना चाहिए था, पर यहां पे अलग अलग है। बताओ ये अलग क्यों रहा होगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट से रहा होगा। तो चारों कॉस्ट निकाल के दे दिया। अब आगे देखो, मेरे को बुक वैल्यू दिया हुआ है चारों का और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है चारों का। तो पहले बुक वैल्यू के हिसाब से वैक निकालेंगे, फिर सेम टेबल बना के मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैक निकालेंगे। तो पहले बुक वैल्यू वाला बनाते हैं। फॉर्मेट क्या, सोर्स, कितना अमाउंट आया, कितना वेट है, कॉस्ट कितना है, वैक। मार्केट वैल्यू कॉलम को भूलो, खाली इसके बेसिस पे कैलकुलेट करो। ट्राई करो, घबराओ नहीं, होगा। 4 सोर्स का नाम लिखेंगे। पहला कैपिटल मतलब इक्विटी होगा, अगला रिजर्व है, अगला डेट ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म, अगला डेट ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म। लिख दिए 4 नाम। चारों का अमाउंट देखो यहां पे क्लियर कट दिया हुआ है, एग्जैक्ट कॉपी कर दो और उसके बाद वेट तक अपने आप कैलकुलेट कर लो। 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, टोटल कितना आ जाएगा 10 लाख। वेट कैसे आएगा, ये 3 लाख था डिवाइडेड बाय 10 लाख, 3 डिवाइडेड बाय 10 0.3। अगले वाले में 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 0.2, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 0.4, 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 0.1। और वेट को मिलाकर देखना, ये हमेशा 1 के बराबर आएगा। अब चारों का कॉस्ट कितना था, वैसे तो मेरे को कैलकुलेट करने का देना चाहिए था, पर ये क्वेश्चन का थोड़ा मेहरबानी था, कैलकुलेट करके दे दिया। ऊपर देखो क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी का कॉस्ट कितना निकाला हुआ है 18, रिजर्व का कितना निकाला हुआ है 15, डेट लॉन्ग टर्म कितना निकाला हुआ है 8, डेट शॉर्ट टर्म कितना निकाला हुआ है 9। ठीक, चारों वेट पता है, चारों कॉस्ट पता है, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, क्या मिल जाएगा वैक। पहला वाला कितना आएगा 0.3 इंटू 18, 5.4 आएगा शायद, 15 इंटू 0.2 3, 0.4 इंटू 8 3.2, 0.1 इंटू 9 0.9। अगर आप ऐड करोगे ये सब आने वाला है, कितना बोला, चारों ऐड करके 12.125। अच्छा एक ही बात है, 0.125 बोलो या परसेंटेज के लिए 12.5 आया ना यहां तक। तो देखो ये हम लोग अमाउंट लिए थे बुक वैल्यू का। अब एक और अप्रोच में क्या होता है, सेम टेबल बनाएंगे, हर चीज सेम रहेगा,
खाली अमाउंट में बुक वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? मार्केट वैल्यू। ठीक, मार्केट वैल्यू में एक जगह तुम लोग गुची मारेगा, बोले कहां? बोले कहां? इक्विटी का दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट का दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म डेट का दिया हुआ है, रिजर्व का ना दिया है, ना निकालना, ना वो कभी देगा। तो याद करो कुछ देर पहले क्या बताया था, जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू आया वो अकेले इक्विटी का नहीं आया, दोनों का मिलाकर आया। और अगर दोनों का मिलाकर आया तो दोनों में बांटना है, और अगर दोनों में बांटना है तो रेशियो क्या आएगा? जो दोनों का बुक वैल्यू का रेशियो था, जो क्या है 3:2। तुम लोग पहले 7.5 लाख को 3:2 में बांटो। 7.5 लाख को 3:2 में बांटना है तो 3:2 यानी 5, तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे, कितना कितना आएगा? 4.5 और 3 लाख। यहां तक आया? तो बुक मार्केट वैल्यू में 1 2 3 4 ये आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू में बस इतना ही झमेला है, और कुछ नहीं, झमेला नहीं है। हो गया ना, समझ में आया ना? तो ये सेम टेबल, वही 4 सोर्स, अमाउंट में 4 निकाला हुआ है, इसका वेट लेंगे, और कॉस्ट तो देखो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था। तुम लोग कर पाओगे अपने आप? No idea. फोर लाख 50, ये है 3 लाख, ये है 375, ये है 1 लाख, टोटल मिलाकर 1225। अब ऑब्वियसली मेरा वेट चेंज हो जाएगा। पहले वाले में लिखेंगे 4.5 लाख डिवाइड बाय 12,25,000। पहला वाला कितना आएगा? 0.3773, 0.3673, 0.3673। जनरली 4 डेसिमल लेना चाहिए वेट। ठीक, अगले वाले में क्या आएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 12,25,000, ये आएगा 0.2449। ये 0.3061। लास्ट वाला आएगा 0.0817 या 6, जो मन चाहे लिख देना। सही लिखा ना ये? वेट को एक बार हमेशा ऐड करके देख लेना, 1 आ गया ना। एक और वेट आ गया, मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट, सीधा मिलेगा WACC, ऐड कर देना। ठीक है ना? तो पहला वाला 0.3673 इंटू 18, 6.61। अगला वाला 0.2449 इंटू 15, 3.67। 0.3061 इंटू 8, 2.45। 0.0817 इंटू 9,
0.73 या 74, लास्ट वाला डिजिट में कुछ भी राउंडिंग ऑफ चल जाएगा। मान लो कि लास्ट वाला डिजिट में 1 ऊपर नीचे किया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये चारों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 13.46 आया ना यहां तक? ठीक, चलो एक आखिरी क्वेश्चन नजर आपने आप काटा। अब उस आखिरी क्वेश्चन में बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू तो चलो दिया है, जो से इस क्वेश्चन में कॉस्ट निकाल कर दिया हुआ था उसमें दिया हुआ नहीं है, वो कैलकुलेट करना है। डन। अब एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट करना है वैक यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। अब देखो मेरा बुक वैल्यू पूरा निकाल कर दे दिया। क्या क्या दिया थोड़ा देखे। और डिबेंचर दिया ₹100 पर डिबेंचर 5 लाख, तो 5 लाख रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपया पर डिबेंचर करके, ये नहीं पता नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना रहा होगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, 5000 है ना। 5000 डिबेंचर हो रहा होगा @100। प्रेफरेंस 5 लाख का है @100, यानी 5000 प्रेफरेंस शेयर होगा @100। इक्विटी है 10 लाख @10, यानी कितना आएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स @10। तो ये बुक वैल्यू है। तो सोर्स पता है 3, अमाउंट पता है 3, वेट मिल जाएगा 3, खाली कॉस्ट निकालना है। अब आगे दिया द मार्केट प्राइस ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर एज अंडर। बोलते डिबेंचर का मार्केट प्राइस 105 करके है, तो डिबेंचर का मार्केट प्राइस 105 करके है। प्रेफरेंस का 110 करके है, प्रेफरेंस का 110 है। इक्विटी वाले का 24 करके है, इक्विटी वाले का 24। बताओ तो ये 3 क्यों दिया है? ये क्यों दिया है? मार्केट वैल्यू वेट निकालने के लिए। तो बताओ तो मार्केट वैल्यू पता कैसे आएगा? 5000 डिबेंचर @105, 5000 @110, 1 लाख @24। तो देखो ये 3 था बुक वैल्यू, मेरा मार्केट वैल्यू कैसे आएगा? 5000 इंटू 105, 5,25,000, 5000 @110, 5.5 लाख, 1 लाख @24, 24 लाख। तो जो जैसे पिछले क्वेश्चन में बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का अमाउंट दिया था, इसके अंदर में हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ये समझ में आया? अब ये 3 लाइन से मेरे को क्या मिलेगा? एक से मिलेगा केडी, एक से मिलेगा केपी, एक से मिलेगा केई। तो एक काम करें, पहले केडी केपी केई निकाल ले, उसके टेबल बनाना तो बड़ा आसान काम है। तो एक काम करते हैं, पहले केडी केपी केई निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ना और कैलकुलेट करना केडी। 100 रुपया पर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल डिवेंचर आ गया, तो पहले तो केडी का बड़ा वाला फॉर्मूला आया, और वो भी पार में रिडीम करना है। तो रिडीमेबल वैल्यू कितना है? 100 रुपया। 10% कूपन रेट। कूपन का एक और नाम होता है इंटरेस्ट रेट। तो मेरा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। इंटरेस्ट हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना था? 100। इंटरेस्ट कितना देंगे उसका? 10%, कितना आएगा? 10। अब आगे बोलता है 4% फ्लोटेशन कॉस्ट। मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट कब लगता है? जब डिबेंचर को इशू करते हैं। तो 100 रुपए के डिबेंचर को पार में किए या प्रीमियम में किए, डिस्काउंट में नहीं बताया तो पार में किए, यानी 100। और जैसे ही 100 रुपया आया तुरंत 4% चला गया, तो 100 आया 4% गया, यानी नेट में मेरे हाथ में क्या बचा? 96। और 10 ईयर मेच्योरिटी दिया, मतलब N। टैक्स रेट कहीं तो दिया होगा, देखो लास्ट में दिया हुआ है 50%। तुम लोगों का केडी सब अपने आप निकालो। $5.55 बताते रुको। $5.51। हाँ, फिर अगले वाले लाइन को पढ़ के केपी निकालना और लास्ट वाले को पढ़ के के निकालना।
से इतना ही क्या है, वो भी हमारा है। नहीं दोबारा से इंटरेस्ट हम लोग देने वाले हैं 10%, तो 100 का 10% मतलब 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.5। रिडीम करना है एट पार यानी एग्जैक्ट 100। इशू करके क्या मिला कुछ नहीं बताया, तो 100 मिला पर 4% चला गया मतलब 96 डिवाइडेड बाय n 10 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 96 बाय 2 इंटू 100। सही है ना? हम सीधा लिखते 5.51। ठीक, अब पॉइंट नंबर 2 से निकालेंगे केपी। ₹100 पर प्रेफरेंशियल रिडीमेबल एट पार, तो 100 की जगह रिडीम करना है पार में मतलब 100 देना है। 5% कूपन रेट, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, तो 100 का 5% प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ जाएगा? 5 रुपया। 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा। आप 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर को इशू पार में किए, प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं बताया तो मानेंगे पार, तो यानी 100 ही मिला पर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट चला गया, यानी नेट में मेरे हाथ में क्या बचा है? 98। 10 ईयर मेच्योरिटी वो दिया हुआ है n। एक बार केपी कैलकुलेट करना। केपी निकालेगा? मेरे हिसाब से केपी आना चाहिए 5.25। तुम बोले यार कैसे कर लेते हैं, क्या बताएं अब कैसे कर लेते हैं। तुम लोग सबको कितना ठंड लगता है भगवान, और मेरे को देखो कैलकाटा में ठंड कभी नहीं आता है। दिसंबर जनवरी सब बीत जाएगा, ठंड नहीं आएगा, कुछ नहीं लगता है, हम भी दौड़ते हैं। फॉर्मूला पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। क्या हम कुछ गलत लिखा? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, अरे बोलो ना। सर यही हम लोग को कैलकुलेट करना अच्छा, पड़ेगा। केई में कैलकुलेशन में फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस से लेस होता है। याद है केई में होता है, केआरई में नहीं होता है। तो जब नीचे में P0 आएगा माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी हो जाएगा। ये आएगा 5.25% ना, 5.25 आएगा ना केपी। लास्ट में निकालना है केई। क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर हैज 4 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दिया हुआ है 24। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है तो भैया मार्केट में प्राइस करके 24 मिला पर 4 चला गया, तो नेट में तो हाथ में 20 ही बचा है मेरे। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1। बताओ नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया है तो ये D0 दिया या D1 दिया है? D1। ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5% मतलब G। क्वेश्चन खत्म। निकालना क्या है? केई। फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन P0 प्लस G। पर जैसे ही फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नीचे में हो जाएगा। ठीक है यहां तक? D1 कितना निकाले थे? 1 रुपया। P0 क्या है? 24। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 4। ग्रोथ रेट कितना है? 5% मतलब 5/100.05। अब एक बार कैलकुलेट करना, 1/20 प्लस 0.05 क्या होता है? एक बार सब कुछ कर कुरा के बताओ ना कितना आएगा? 10%। पक्का? ये आ रहा है 10%। नहीं इसमें केआरई फियारी जरूरत ही नहीं है ना, कि यहां पे 3 ही तो सोर्स है, डिवेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी है। अगर बाई चांस रिटेन अर्निंग्स रहता तो केआरई निकालते और माइनस एफ नहीं करते, पर यहां पे ही नहीं। अब हम चाहेगा ना बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वाला, तुम लोग फटाफट कैलकुलेट करो। तो ये केडी केपी के आया हुआ है। बुक वैल्यू में 3 सोर्स, 3 अमाउंट, 3 वेट, 3 कॉस्ट, वैक मिल जाएगा। और मार्केट वैल्यू में भी यही 3 सोर्स, 3 अमाउंट,
तीन वेट तीन कॉस्ट निकाला हुआ है, वैक मिल जाएगा। डिबेंचर प्रेफरेंस इक्विटी कितना अमाउंट है बुक वैल्यू में? 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और टोटल मिलाकर क्या आएगा? 20 लाख। इससे मिलेगा वेट 5 लाख बाय 20 लाख 0.25, 5 लाख बाय 20 लाख 0.25, 10 लाख बाय 20 लाख 0.5। यहां तक ठीक है। अब तीनों का कॉस्ट, और डिबेंचर का कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो हम लोग कितना निकाला था नीचे? केडी 5.51। प्रेफरेंस वाले का कॉस्ट क्या होता है? केपी, जो हम लोग कितना निकाला था? 5.25। इक्विटी वाले का कॉस्ट क्या होता है? केई, जो हम लोग कितना निकाला था? 10। मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा? वैक। सही है ना? तो पहले वाले में दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। पहला वाला आएगा शायद 1.3775 यानी 1.38 लिख देते हैं। ये आएगा 1.31, ये आएगा 5, है ना? 7.69 आया क्या? 7.69 आया ना? कहां गलती की बताइए? बताता है इसमें तुम्हारा मिस्टेक कहां होने का चांस रहता है। तुम जो 5.51% है ना, उसको तुम वापस डिवाइड बाय 100 कर दिए, वो मत करो, सीधा 0.25 इंटू 5.51 लिख दो। करो एक बार। नहीं, ये कैसे? तुम कुछ परसेंट मार देती क्या बीच में? हाँ। वो मत मारो, ऐसे ही बस खाली दिस इंटू दिस कर दो, ये परसेंट भूल जाओ कुछ है। कितना है? हाँ 1.3775, यहाँ तुम 1.38 लिख दो। वो पूरा राउंड ऑफ करके हम करते थे, इसलिए गलती हुआ। हाँ हाँ, तो वहाँ राउंडिंग ऑफ की वजह से कहीं एरर हो जाता है। तो खाली 1.38 यहाँ पे जो भी आया तीनों को जोड़ दो, तो ये अपने आप परसेंट में ही आ जाएगा। ठीक है ना? एक सेकंड, बुक वैल्यू वाला तुम लोग का आया ना? 7.69 आया ना? अब अगला मार्केट वैल्यू वाला लिखते हैं। मार्केट वैल्यू वाला कैसे आएगा? 5000 डिबेंचर था और हर डिबेंचर का मार्केट प्राइस 105 था, यानी 525। 5000 प्रेफरेंस शेयर था, हर एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 110 था, यानी 5,50,000। 1 लाख इक्विटी शेयर था, हर एक इक्विटी शेयर का दाम 24 था, तो 24 लाख। जैसे तीनों को ऐड करेंगे, कोई मेरे को टोटल बताएगा? 34,75,000। ठीक, अब तीनों का अपना अपना वेट निकाले। 525 बाय 3475, जाएगा 0.151। कोई 0 भी लिख सकता है, 1 भी लिख सकता है। अगला वाला आएगा 0.1582 या 3, कुछ भी मन चाहे लिख दो। लास्ट वाला आएगा 0.6906। ठीक है ना? यहां तक ये तीनों वेट आया। कॉस्ट तो ऑलरेडी मेरा निकाला हुआ था, मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा? वैक। पहला वाला 0.83, नेक्स्ट वाला भी 0.83, नेक्स्ट वाला 6.91,
8.57%। ठीक है ना यहां तक? चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म एंड हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन होता है खत्म। ये हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बार में हो पाएगा, पर हो गया। याद है ना, बहुत सारा कंसेप्ट था इसके अंदर में जो हम लोग सारा का सारा रिवाइज कर लिए। डन। चलो इसी के साथ हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।